आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। तो जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। तो ऑप्शन ए में है मंसूर, ऑप्शन बी में दौलत, ऑप्शन सी में अबुल हसन, ऑप्शन डी में बिशन दास। तो जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान किसे की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को प्रदान किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जहांगीर ने किसे किसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान किया था। तो अबुल हसन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में सिक्किम, ऑप्शन सी में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी में उत्तराखंड। तो नेलांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। तो ऑप्शन ए में है 1685 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1686 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1687 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1688 ईस्वी में। तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1686 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। जो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1686 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। जो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 155, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 157, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 154, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 175। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 155 इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए में 4 दिसंबर 1986, ऑप्शन बी में 3 दिसंबर 1984, ऑप्शन सी में 4 दिसंबर 1985, ऑप्शन डी में है 3 दिसंबर 1986। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984। इसका आंसर हो जाएगा जो भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन है कि सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में भूटान, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में है म्यांमार। तो सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूटान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूटान इसका आंसर हो जाएगा। जो सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य भूटान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो भूटान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो भूटान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन है कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में चिनाब नदी, ऑप्शन बी में रावी नदी, ऑप्शन सी में है झेलम नदी, ऑप्शन डी में है सिंधु नदी। तो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, झेलम इसका आंसर हो जाएगा। जो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1886 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1887 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1888 ईस्वी में। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ऑप्शन ए में है 1/3, ऑप्शन बी में 1/4, ऑप्शन सी में 1/6, ऑप्शन डी में 1/8। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धर्म शास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धर्म शास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए में है ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी में सूत्र युग, ऑप्शन सी में है रामायण युग, या ऑप्शन डी में है महाभारत युग। तो 800 ईस्वी पूर्व से
6 से ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्राह्मण युग इसका आंसर हो जाएगा। जो 800 ईसा पूर्व से 6 से ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तो सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर करें। तो सेशन को सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक करें। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? तो किस अंग्रेज गवर्नर ने, कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था तो जो भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाया था? तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी में है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी में है लॉर्ड कर्जन। तो कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था जो भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जो भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो भारतीय स्मारकों के संरक्षण में लॉर्ड कर्जन ने रुचि दिखाया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ग्वालियर अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? क्वेश्चन है कि ग्वालियर अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो ऑप्शन ए में है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी में है विजय सेन, ऑप्शन सी में है बलसिरी, ऑप्शन डी में है नरेश भोज। तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्वालियर अभिलेख का संबंध नरेश भोज से है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जो ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो नरेश भोज से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नरेश भोज, जो राजा भोज थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो राजा भोज या नरेश भोज से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पागलखाना पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन है कि पागलखाना पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पागलखाना पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पागलखाना पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में है तरुण पिथोड़े, ऑप्शन बी में है सत्य व्यास, ऑप्शन सी में है ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन डी में है शिव शंकरी। तो पागलखाना पुस्तक के लेखक कौन है? तो पागलखाना पुस्तक के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पागलखाना पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्ञान चतुर्वेदी है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जो पागलखाना पुस्तक के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जो पागलखाना पुस्तक के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है? तो अशोक के कौन सा शिलालेख है जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है? तो अशोक का कौन सा शिलालेख है जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए में है पहला, ऑप्शन बी में है दूसरा, ऑप्शन सी में है तीसरा, ऑप्शन डी में है पांचवा। तो अशोक के कौन सा शिलालेख है जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पांचवा शिलालेख है जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अशोक के पांचवें शिलालेख से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अशोक के पांचवें शिलालेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी में दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी में कनाडा। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। तो कौन सा शासक थे जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी में है जहांगीर। तो कौन सा शासक था जो जिसके शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, फॉलो भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर कोशिश करे। तो सेशन को सपोर्ट करें और लाइक भी करें, फॉलो भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।